आप सभी का स्वागत है सैल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 16 अगस्त का। ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा गोविंद मोहन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को विस्तार में जानते हैं। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी गोविंद मोहन को बुधवार को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया। अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे गोविंद मोहन। भारत का गृह सचिव गृह मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। आइए हम लोग इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन का शुभारंभ किया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जो भारतीय दंड संहिता 1807 का स्थान ले गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। ये हम लोग फिलहाल में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानते हैं। विकास लाखड़े आसाम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं। शेखर कपूर IFFI महोत्सव के निदेशक हैं। मनोज मित्तल CDB के CMD हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल हैं। प्रीति सूदन UPSC की नई चेयरमैन है। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं। KB सुब्रमण्यम फेडरल बैंक का MD और CEO है। विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं। रमेन डेगा छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया? इसका सही आंसर होगा 103 मिनट का। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को विस्तार में जानते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बतौर प्रधानमंत्री ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। 2024 में उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया। 2023 में 90 मिनट और 2022 में 83 मिनट का भाषण दिया था। 6000 से ज़्यादा स्पेशल गेस्ट को भी आमंत्रित किया गया। इनमें किसान, युवा, महिलाएं और आदिवासी शामिल रहे। आइए हम लोग जानते हैं 15 अगस्त के मौके पे घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री ने कौन सी 6 घोषणाएं की हैं। चलिए जानते हैं। हमारी पहली घोषणा है, अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिना 1 लाख युवा राजनीति में आएंगे। 2036 ओलंपिक भारत में हो रहा है, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2030 तक रेलवे का नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचना है। 5G पूरे देश में रोल आउट होगा। 6G पर तेजी से काम जारी। सरकारी संसाधनों में 1 साल में 2 रिफॉर्म का लक्ष्य है। इसी क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम थी विकसित भारत और लाल किले पर ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार 1947 से 1963 तक लगातार 17 बार ध्वजारोहण किया था। इंदिरा गांधी ने 16 बार 1966 से 1976 और 1980 से 1984 तक लगातार 16 बार ध्वजारोहण किया था और नरेंद्र मोदी ने 11 बार 2014 से 2024 तक लगातार ध्वजारोहण किया। 15 अगस्त 1947 को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज पंडित नेहरू ने फहराया था। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 में। जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत
8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। श्वेता थविस्नी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को विस्तार में जानते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्वेता थाविस्न को संवैधानिक कोर्ट ने पद से हटा दिया है। पद से हटाने का आदेश दिया संवैधानिक कोर्ट ने इनके ऊपर आरोप था कैबिनेट में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को शामिल करने का। श्वेता थविस्नी प्रधानमंत्री बने 22 अगस्त 2023 में। आइए हम लोग थाईलैंड के बारे में जानते हैं। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और इसकी राज्य भाषा है थाई। इसकी मुद्रा है बाहत। भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास अयुथ्याना नौसेना अभ्यास हुआ है और इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास सियास भारत भी आयोजित किए जाते हैं। अभ्यास मैत्री का नाम ही भारत और थाईलैंड है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट्स के बारे में जानते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। नीदरलैंड के पीएम डिक स्कोफ है। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमाश सुलियोक हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तू लेम हैं। क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेंकोविच हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरियल रामाफोसा हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉम्स डोटेर हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा हैं। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस देवी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामसर अर्धभूमि घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा नजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, कज्जू बेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश। यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को विस्तार में जानते हैं। भारत स्वतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर रामसर स्थलों की सूचना में 3 वेटलैंड्स को जोड़ा गया है। अब भारत में 85 रामसर स्थल हो गए हैं। भारत में रामसर स्थल का कुल क्षेत्र 13,58,063 हेक्टेयर है। 2014 से 2024 के दौरान रामसर स्थलों की सूची में 79 नई वेटलैंड जोड़ी गई हैं। नजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में तिरुपुरा जिले के उथुकुली तालुक में स्थित है। पक्षियों की लगभग 191 प्रजातियां पाई जाती हैं। कज्जुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु की बात करें तो कज्जुवेली पक्षी अभयारण्य को वर्ष 2021 में तमिलनाडु में 16वें पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तवा जलाशय तवा जलाशय का निर्माण तवा और देनवा नदियों के संगम पर किया गया है। तवा जलाशय भारत की 50वीं और मात्र की 5वीं रामसर साइट बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले के इतरासी में स्थित है। आइए हम लोग इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। तमिलनाडु में 18 वेटलैंड्स का रामसर साइट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड के साथ दूसरे नंबर पर है। अर्धभूमि क्या होती है, यानी कि वाटर वेटलैंड्स, चलिए जानते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को अर्धभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। अर्धभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। अर्धभूमि वाला क्षेत्र वर्ष पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से जल से भरा रहता है। आइए जानते हैं रामसर संधि क्या है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में अर्धभूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 1975 से लागू हुई थी। 2 फरवरी को अर्धभूमि दिवस भी मनाया जाता है। 2024 की थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ये हम लोग जानते हैं हाल ही में रामसर साइट में कितने वेटलैंड शामिल हुए हैं। पहला है अंकस समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कर्नाटक में है। दूसरा है अगनासीन एस्चुएरी जो कर्नाटक में है।
तीसरा है मगधी कैरे संरक्षण जो कर्नाटक में है। कर्राई वेटी पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन जो तमिलनाडु में है। बिहार के नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु ने किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया? इसका सही आंसर होगा एम पॉक्स। इसका पूरा नाम है मंकी पॉक्स। आइए हम लोग इसको विस्तार में जानते हैं। विश्व संगठन ने एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। कांगो में इस बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। आमतौर पर वायरस से संक्रमण के ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। दुर्लभ मामलों में यह घातक हो सकता है। फ्लू जैसा लक्षण दिखते हैं। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स फैमिली का है। मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहचाना गया था। आइए हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं जो वैक्सीन से संबंधित हैं। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन कौन सी है? इसका सही आंसर होगा लिपस्टिक। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन कौन सी है? इसका सही आंसर होगा हैविसियोर। निपाह वायरस की वैक्सीन कौन सी है? चाड ऑक्सी निपाह बी। मलेरिया के लिए वैक्सीन कौन सी है? आल-2-1 मैट्रिक्स एम। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा कोवैक्सीन भारत बायोटेक। दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन सा था? स्पुतनिक वी। तपेदिक की वैक्सीन का नाम क्या है? एमटीवी वैक। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा 103। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वालों को यानी कि सीएपीएफ के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र और 18 शौर्य चक्र हैं। 9 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। वायुसेना के 2 जवानों को शौर्य चक्र और 6 जवानों को वायुसेना मेडल दिया जाएगा। कीर्ति चक्र से सम्मानित 4 जवान होंगे। आइए हम उनके नाम जानते हैं। पहला है कर्नल मनप्रीत सिंह, दूसरे हैं मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, तीसरे हैं राइफलमैन रवि कुमार जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान मिलेगा। चौथे हैं हमारे पुलिस उपाध्यक्ष हुमायूं मुजमिल भट्ट, इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा राहुल नवीन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने 1913 बैच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। राहुल नवीन का कार्यकाल 2 साल का रहेगा। वे संजय कुमार मिश्रा की जगह लेंगे। आइए प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि अवैध धन को वैध करना, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों को और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए हम लोग गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों के बारे में जानते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी कौन है? इसका सही आंसर होगा प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त के अधिकारी कौन है? हीरा लाल सामरिया, जो 12वीं बार नियुक्त हुए हैं। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी कौन है? तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी कौन है? रवि सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी कौन है? सदानंद वसंत दाते। प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कौन है? इसका सही आंसर होगा राहुल नवीन। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
के अधिकारी कौन है? सत्यनारायण प्रधान। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा पर्वथानेनी हरीश। आइए हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं। पर्वथानेनी हरीश 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वे केंद्रीय विदेश मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। वे 2007 से 2012 तक उपराष्ट्रपति के जॉइंट सेक्रेटरी और विशेष कार्य अधिकारी भी थे। हरीश अभी जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। पर्वथानेनी हरीश के रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची हैं। आइए हम लोग संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि होते हैं। आइए हम लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्र के मुख्य अंग हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिव। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर होगा कैनबेरा में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। छठी बार ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन 13 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में किया गया है। अगली 7वीं बार भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य है भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करना। आतंकवाद विरोध पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक 12 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आइए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और इसकी राजधानी कैनबरा है और इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और इसके प्रधानमंत्री हैं एंथोनी एल्बनीज़। अबोरिजिनस जनजाति ऑस्ट्रेलियाई की मूल आबादी है। आइए हम लोग 2024 के प्रमुख सम्मेलन के बारे में जानते हैं। विंग इंडिया 2024 एयर शो कहाँ हुआ था? ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ था। विश्व रक्षा शो 2024 कहाँ हुआ था? ये रियाद सऊदी अरब में हुआ था। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? ये पार्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और 11वीं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये संयुक्त अरब एमिरेट में हुआ है। और 9वां रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ हुआ है? ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? ये स्टारडम नीदरलैंड में हुआ है। ये 22वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? ये अबू धाबी में हुआ है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्रदान करने की किसकी अपील खारिज कर दी? इसका सही आंसर होगा विनेश फोगाट। आइए हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने 14 अगस्त को उनकी अपील खारिज कर दी। फोगाट को फाइनल से पहले ओवरवेट होने की वजह से आयोग घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने CAS
से अपील की थी। विनेश फोगाट ने ओलंपिक में 50 केजी वेट कैटेगरी में कुश्ती लड़ी थी। फाइनल के दिन विनेश का वेट 100 ग्राम ज़्यादा निकल आया था। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स दुनिया भर में खेलों के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम भारत में जुड़े कानूनी विवादों को खत्म करना है। इसकी स्थापना साल 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉज़न शहर में स्थित है। ये अब हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी विस्तार से जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। 11वीं बार झंडा फहराने वाले तीसरे पीएम बने मोदी। 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 11वीं स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट का लंबा भाषण दिया। आइए हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू डिटेल में जानते हैं। 4 बार 2016, 2019, 2022 और 2023 में 90 मिनट से ज़्यादा भाषण दिया है। सबसे छोटा भाषण साल 2014 में 65 मिनट का था, जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी 11वीं बार झंडा फहराने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी से पहले पंडित नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले पर झंडा फहराया था। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई है। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। स्वतंत्रता दिवस का पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, देश में 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराया। इस दौरान पीएम मोदी ने 103 मिनट के भाषण में देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पीएम मोदी ने गैर राजनीतिक परिवारों से 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की घोषणा की। 2036 में ओलंपिक का आयोजन भारत में किए जाने का ऐलान किया। 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। 5G पूरे देश में रोल आउट होने के बाद 6G पर फोकस किया जाएगा। पीएम मोदी ने सरकारी संस्थाओं में 1 साल में 2 रिफॉर्म बनाने का ऐलान किया। हमारा अगला करंट अफेयर है नियुक्ति से। आइए हम लोग जानते हैं। हरीश यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने। 14 अगस्त को केंद्र सरकार ने पर्वत नेनी हरीश को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। इसके साथ ही उन्हें भारत का स्थायी प्रतिनिधि भी बनाया गया। आइए हम लोग इसको पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। हरीश को 24 अगस्त 2021 को जर्मनी में नियुक्त किया गया था। पर्वत नेनी हरीश ने 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। वे केंद्रीय विदेश मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। वे 2007 और 2012 तक उपराष्ट्रपति के जॉइंट सेक्रेटरी और विशेष कार्य अधिकारी भी थे। जुलाई 2012 से मार्च 2016 तक वे ह्यूस्टन में भारत के कॉन्सुलेट जनरल थे। वे अप्रैल 2016 से जून 2019 तक वियतनाम में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, नालिन प्रभात जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी बने। 14 अगस्त को नालिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी नियुक्त किए गए। वे मौजूद डीजीपी RR सोइन के रिटायरमेंट के बाद नए पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल के थ्रू जानते हैं। RR सोइन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। नालिन प्रभात 1 अक्टूबर को डीजीपी का पद ग्रहण करेंगे। भारत में नालिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की महानिदेशक हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार में कई पदों पर काम किया है। नालिन विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें 3 बार वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है।
नालिन को पराक्रम पदक, विशेष सेवा के लिए पुलिस पदक और आंतरिक सुरक्षा पदक भी मिल चुका है। नालिन प्रभात का जन्म 14 जून 1968 को हिमाचल प्रदेश के मनाली के थुंगरी गांव में हुआ था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानते हैं। हू ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। 14 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। यह 2 सालों में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। आइए हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू समझते हैं। कांगो में इस बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसकी चपेट में पड़ोसी देश भी आ गए हैं। आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण के ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह घातक हो सकता है। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद से भरे घाव हो जाते हैं। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स फैमिली का है, जो चेचक के लिए भी जिम्मेदार है। अफ्रीका स्टार फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इस साल अब तक अफ्रीकी महाद्वीप पर एमपॉक्स के 17,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जबकि 517 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। पिछले साल इसी अवधि की तुलना में इस साल मामलों में 160% की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर 13 देश में एमपॉक्स के मामले दर्ज किए गए हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है बिजनेस से, तो चलिए जानते हैं। ब्रायन निकोल स्टारबक्स के सीईओ बने। 14 अगस्त को ग्लोबल कॉफी चेन स्टारबक्स ने ब्रायन निकोल को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। वे भारतीय मूल लक्ष्मण नरसिम्हा की जगह लेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल्स में जानते हैं। निकोल 9 सितंबर को सीईओ पद संभालेंगे। तब तक सीएफओ रचेल रगेड़ी अंतरिम सीईओ के रूप में काम करेंगे। ब्रायन निकोल मार्च 2018 में चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल को लीड कर रहे थे। निकोल पहले कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर थे। मार्च 2020 से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। चिपोटल में शामिल होने से पहले निकोल टैको बेल के सीईओ थे। यहाँ वे कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ साथ चीफ मार्केटिंग और इनोवेशन ऑफिसर के तौर पर भी काम कर रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर खत्म होता है। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आए हो, इंफॉर्मेटिव लगे हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर के साथ में।